जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। मैं उम्मीद करती हूँ जो हिंदी साहित्य को लेके हम अपना एक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं वो आपको बेहद पसंद आया होगा और आपने हिंदी साहित्य को जाना होगा कि उसमें क्वेश्चन कैसे आपसे एग्जाम में पूछता है। वैसे ही दूसरा हिंदी साहित्य का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हो चुकी हूँ और आज फिर से हम अपने 50 क्वेश्चन, जैसे कि हमने टारगेट किए थे 4 सेट्स में हम 200 क्वेश्चन करेंगे और हिंदी साहित्य की कहानी को खत्म करेंगे। ऐसे ही हम आज भी बहुत बेहतरीन तरीके से अपने 500 को 50 क्वेश्चन करने वाले हैं और देखते हैं कि हिंदी साहित्य में और किस टाइप से एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चंस करने से पहले आज मैं आपको बेहद रोमांचित हुई मेरे साथ जो एक घटना है वो आपको मैं बताती हूँ। तो क्या हुई, आज जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा एक वो बोल सकते हैं मोटिवेशन मेरे को मिला जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज मेरे बड़े भैया आचार्य अभय शर्मा जो मुझे स्टूडियो छोड़ के गए थे, तो उनसे रास्ते में मैंने उनसे एक सवाल किया था कि भैया ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो हमें हर रोज मोटिवेट करे। ठीक है, तो उन्होंने इतनी गहराई से मुझे कुछ शब्दों में बात बताई ना, वो मैं बात आपको बताना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम अंजलि है। उन्होंने कहा कि पूरा नाम तुम्हारा क्या है? मैंने बताया उन्हें कि मेरा नाम अंजलि शर्मा है। तो उन्होंने कहा कि यह नाम तुम्हें किससे मिला है? मैंने कहा ये मेरे माता पिता द्वारा मुझे दिया गया है, अंजलि शर्मा, अंजलि मेरा नाम रखा गया और शर्मा मुझे जो कि हमारा सरनेम चलता हुआ आ रहा है। तो उन्होंने कहा इसमें तुम्हारी पहचान क्या है? मैंने कहा इसमें मेरी पहचान कुछ नहीं है क्योंकि यह माता पिता द्वारा मेरे मुझे पहचान दी गई है कि मेरा नाम अंजलि शर्मा है। ठीक है, तो इससे आगे जानते हो उनका जवाब क्या था? कि यही यही बात तुम लोगों को सीखनी है। तुम्हें जो पहचान दी गई है वो तुम्हारे माता पिता से तुम्हें मिली है, लेकिन इसके बाद जिंदगी में जो आप हासिल करेंगे ना वो आपकी पहचान होगी। मान लीजिए तुम्हारा सपना है दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट होने का, दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट होने का, एसआई बनने का, तो आप उस शब्द को अपने नाम के साथ रोज जोड़िए। एसआई, एसआई नीरज चोपड़ा, एसआई नीरज चोपड़ा, कुछ भी मान लीजिए जो आप बनना चाहते हो उस शब्द को अपने नाम के आगे पीछे रोज जोड़िए। तो क्या आप अगर आप उस नाम को हर रोज अपने नाम के पीछे जोड़ते हैं तो आपकी दिनचर्या भी ऐसी ही हो जाएगी। जो आपको पाना है ना, आपकी दिनचर्या उसी हिसाब से बदल जाएगी। आपको हर रोज हर लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, ये आपके दिमाग में रहेगा क्योंकि वो नाम आपको अपने नाम के साथ जोड़ना है। तो यही चीज है जो हमें हर रोज मोटिवेट करती है। तो मोटिवेशन नाम की कोई चीज नहीं होती है दुनिया में। सिर्फ आपके द्वारा जो आसपास के लोग होते हैं ना वो आपको सही बात बता दे वही आपके लिए मोटिवेशन हो जाता है। तो मैंने तो इस बात से भैया की से बहुत गहराई की बात, क्योंकि बहुत कम शब्दों में उन्होंने बहुत गहराई वाली बात मुझे बता दी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी उनकी इस बात से कुछ समझे होंगे। और पढ़ते रहिए दोस्त, बस यही अपने सपने को ना हर रोज जीना है। ये जो खाकी है ना, इससे सिर्फ आप तो एक सिलेक्शन लेंगे, लेकिन आपके परिवार की पूरी फैमिली के कितने की उम्मीद आप बनोगे। आप एक मिसाल बन सकते हो, क्या पता वो ये जो भी आपका जरिया हो जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाए। तो अपने सपनों की तरफ हर रोज एक कदम बढ़ाइए। अपने सपनों को जीना होता है तभी आपको वो मंजिल मिलती है। खैर हम अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये तो एक बहुत अच्छी भाई के द्वारा मुझे बात बताई गई थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? देखिए हर कवि, जितने भी हमारे कवि हुए हैं उसे कुछ ना कुछ नाम से संबोधित किया गया है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे बोलते हैं? सुमित्रा नंदन पंत को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, महादेवी वर्मा को, या फिर जयशंकर प्रसाद जी को। तो सुमित्रा नंदन पंत जो थे ना, ने प्रकृति का सुकुमार कवि बोलते हैं। और इनको ये उपाधि दी किसने थी? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने सुमित्रानंद पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास किसको माना जाता है? ठीक, हिंदी साहित्य का जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार है वो आप किसे कहेंगे? अच्छा, हाँ बिल्कुल भाई,
हर किसी की लाइफ में देखो, मैं आपको बता दूं, एक दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि आपके भाई बहुत अच्छे हैं। मेरे भाई बहुत अच्छे नहीं, हर किसी की लाइफ में ऐसा कोई ना कोई जरूर होता है जो हमें मोटिवेट करता है। मेरी लाइफ में वो मेरे बड़े भैया आचार्य अभय शर्मा जी हैं। वो सच में मैं कहूँ ना, वो एक ज्ञान की प्रतिमूर्ति हैं। अगर उनके पास कोई बैठ जाए तो किसी का मन ना करे कि उनके पास से कोई उठ जाए। सच में बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल सबकी लाइफ में होते हैं। मेरी लाइफ में मेरी माँ है, बिल्कुल यार, माँ तो हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो उन्हीं के लिए तो आपको ये खाकी वर्दी, ये खाकी आपका जुनून होना चाहिए कि बस खाकी इस बार लेनी है। हमें नहीं देखना कि हमें टाइम कम दिया गया है या हमें कुछ मिला है नहीं मिला। हमें सिर्फ 18 फरवरी को हमारा एग्जाम है और एग्जाम एकदम मस्त करके आना है, हमें सिर्फ ये देखना है, ठीक है। आगे अच्छा, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार आप सभी जानते हैं। देखिए, उपन्यासकार की कभी भी बात कर आए तो आपको मुंशी प्रेमचंद जी का ही नाम याद रखना है। किनका? मुंशी प्रेमचंद जी का नाम आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन निबंध कहलाता है। तो कौन सा निबंध होता है जिसमें ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना, अचानक होने वाली घटना का वर्णन होता है? भावात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक या फिर विवरणात्मक? ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ऐसे घटनाओं का जो विवरण हम देखते हैं वो हमारी विवरणात्मक शैली होती है, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या था? पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित जो उनकी पहली क्या थी, हिंदी की पहली आत्मकथा थी, उसका नाम आपको बताना है। अधकथा, मेरा जीवन प्रवाह, चांद सूरज की बेरन, मेरी आत्मकहानी। तो देखिए, ये चारों ही रचनाएं किसकी हैं? पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित है ये। लेकिन हमें बतानी है कि पहली आत्मकथा का नाम। तो अधकथा जो थी, पंडित बनारसी दास जी की पहली हिंदी आत्मकथा। हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे कहा जाता है? रिपोर्टाज विधा। देखिए, बहुत सारी विधाएं होती हैं। विधा पता क्या होती है? जैसे निबंध है, मान लीजिए कोई निबंध लिखा गया है तो उसे पढ़ के डिसाइड होता है कि वो किस विधा की रचना है, तो वो निबंध विधा की रचना है। काव्य की विधा की रचना है। तो ये विधाएं होती हैं बहुत सारी। कई बार आपको कोई रचना देता है, मान लीजिए गबन दे दिया, ठीक है, गबन, अब आपसे पूछ लिया कि ये किस विधा की रचना है, तो ये किस विधा की रचना है? ये उपन्यास विधा की रचना, ठीक है। तो एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है कि बताइए ये किस विधा की रचना है, ठीक है। तो रिपोर्टाज विधा के जनक किसे माना जाता है वो आपको बताना है। तो शिवदान सिंह चौहान जो थे वो रिपोर्टाज विधा के जनक थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महाकाव्य में होता है, महाकाव्य जो लिखे जाते हैं, बड़े बड़े महाकाव्य आपने देख पढ़ा तो किसी ने नहीं होगा, सुना ही होगा केवल। तो आपको बताना है महाकाव्य में होता है जीवन का खंड चित्रण, जीवन का वृत्त चित्र, दोहा, छंद या फिर उत्साह भाव। देखिए, जीवन का वृत्त, तब महाकाव्य में आपके पूरे जीवन की व्याख्या की जाती है, चित्रों के माध्यम से होती है उसमें। तो हमारा महाकाव्य होता है जीवन का वृत्त चित्र, उसमें वर्णन कर। सही विकल्प चुनिए। महाकाव्य और खंड काव्य में समान लक्षण है, तो बताना है। भाषा, शैली, स्थापना, कपोकथन, उपस्थापना, उद्देश्य, उपासना, कथानक, उपस्थापना। तो देखिए, कथानक उपस्थापना जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। काव्य में कितने गुण होते हैं? 9, 4, 7 या फिर 3? काव्य 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? आपके 3 प्रकार के काव्य होते हैं, ठीक है। जिसमें छंद, नपे तुले और परिभाषित नियमों के अनुसार हो उसे क्या कहते हैं? खंड काव्य, पद काव्य, महाकाव्य या फिर गद्य काव्य। देखिए, जो छंद है ना उसमें नपे तुले, उसका नापतोल किया जाए तो वो होता है हमारा पद काव्य। कौन सा काव्य? पद काव्य, ठीक है। करते हैं। जिसमें किसी कथा का वर्ण गद्य में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, सीधी सी बात है, मान लीजिए किसी वर्ण का गद्य में वर्ण किया जा रहा है, सॉरी, किसी पद का, कोई भी कथा है उसका गद्य में वो क्या 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 वर्ण किया जा रहा है, तो वो कौन सा काव्य होगा? हमारा काव्य ही, ठीक है। और जिसमें नापतोल किया जाए वो हमारा पद काव्य है। सही विकल्प चुने। काव्य रूपों में सदृश काव्य है। देखिए, काव्य रूपों में सदृश काव्य आपको बताना है। खंड काव्य, कविता, महाकाव्य या फिर नाटक। तो देखिए, जो दृश्य यानी कि देखा जा सके, और आप किसको देख सकते हैं? केवल नाटक को। तो काव्य रूप में जो दृश्य भाव है वो आपका नाटक है, क्योंकि नाटक को आप देख सकते हैं, रिहर्सल जो होते हैं आपके।
यह किसका कथन है? कविता से, सॉरी ये कविता है। कविता मनुष्य भाव की रक्षा, कविता से, हाँ ये सॉरी सही है, ये कविता से है, ये कविता से, कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है। तो प्रताप नारायण मिश्र ने कहा था। ये कथन किसका है ये आपको बताना है। तो प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा या फिर आचार्य रामचंद्र का कथन है कि कविता जो है, कविता से मनुष्य के भाव की रक्षा होती है। मनुष्य की जो भावनाएं हैं उन्हें हम कविता के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है? तो छंद, अलंकार या फिर काव्य गुण, रस। तो देखिए छंद, अलंकार, रस ये सभी आपके काव्य गुण के ही अंदर आ जाते हैं। और एक जो हमारे पद होते हैं उनमें जो सक्रियता भाव मतलब उसे इंटरेस्टिंग जो बनाते हैं वो हमारे छंद, अलंकार, रस होते हैं। और ये सभी किसके अंदर आते हैं? आपके काव्य गुण के अंदर ये आते हैं। ठीक है, सही विकल्प बताइए। चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को क्या कहेंगे? चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को क्या कहेंगे? मुक्तक, प्रबंध, मुक्तक या फिर मुक्ता? मुक्तक। चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को मुक्तक बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प बताइए। खंड काव्य में मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सात्विक और विस्तार, विविधता का विस्तार, विविधता और विस्तार या फिर विविधता और संकुचन। तो देखिए खंड काव्य में मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण विविधता और विस्तार नहीं होता है। क्या नहीं होता? विविधता और विस्तार जो है वो नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न विभूषित कवि कौन है? आपको बताना है जिस कवि को भारत रत्न मिला है उस कवि का नाम। ठीक है, तो सुभद्रा कुमार सेन है क्या? उन्हें भारत रत्न नहीं मिला। दाल को भी भारत रत्न नहीं है, प्रदीप को भी नहीं है। तो इनमें से तो कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है जिन्हें भारत रत्न मिला है। तो आप मुझे बताएंगे उस कवि का नाम जिन्हें भारत रत्न मिला है, जो भारत रत्न से विभूषित है। बताएंगे उस कवि का नाम? सभी दोस्त कमेंट करके बताइए, बताइए। कवि का नाम है डॉक्टर भगवान दास। क्या है? डॉक्टर भगवान दास। अब ये मत समझ डॉक्टर, डॉक्टर ये मतलब कई जो प्रसिद्ध लोग होते हैं उनके नाम के आगे ये लगाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो कवि रहे हैं वो थे आपके डॉक्टर भगवान दास जिन्हें भारत रत्न मिला है। ठीक है, आगे जी को किस कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? देखिए दो क्वेश्चन हमारे तैयार, तीन क्वेश्चन तैयार होते हैं बल्कि। देखिए एक क्वेश्चन तो यह है कि आज्ञा जी को यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। मान लीजिए आपको चार कवियों के नाम दे दे और उसमें से पूछे कि इनमें से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो किसको मिला है? आज्ञा जी को मिला है। एक बात ये क्लियर हुई। ठीक है, अब कौन सी कवि, कौन सी उनकी कविता रही है जिसपे उनको ये पुरस्कार मिला है? तो वो कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, ये उनकी कविता थी, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हुआ। और कई बार एक बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कितनी नावों में कितनी बार किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? वो आज्ञा जी की रचना है। तो आज गलती नहीं करनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? अंचल रामकृष्ण, सॉरी बालकृष्ण शर्मा, बद्रीनाथ भट्ट, रामेश्वर शुक्ल या फिर हरिवंश राय। तो अंचल जो है वो रामेश्वर शुक्ल का जो साहित्यकार है उनका उपनाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यास पुरस्कार, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यत किस लेखक की रचना है? देखिए एक तो व्यास पुरस्कार इस रचना को दिया गया है, किस रचना को? भूतो ना भविष्यति। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ये किस लेखक की रचना है? तो नरेंद्र कोहली, कुंवर नारायण, राम दशरथ मिश्र या फिर नरेश मेहता। तो ये नरेंद्र कोहली जी की रचना है और ये व्यास पुरस्कार इसे मिला हुआ है। आपके हिंदी साहित्य में व्यास पुरस्कार भी दिया जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ? देखिए प्रगतिशील का पहला अधिवेशन आपको बताना है किस वर्ष में हुआ। 38, 39, 38,
1936, 1943 या फिर 1954। तो 1936 में जो था प्रगतिशील का पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है। प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन में आयोजित किया गया था। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा होगा? देखिए, ये मैं आपको प्रैक्टिस सेट में भी करवा चुकी हूँ क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था और कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन बी होगा, बिल्कुल सही होगा, 1975 में नागपुर में हुआ था। ठीक है। और अभी तक 12, बता दो, 12 सम्मेलन हो चुके हैं। विश्व हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस बताइए, और उसके बाद बताइए आप मुझे हिंदी दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, 14 सितंबर को आपका कौन सा हिंदी दिवस बनता है, लेकिन 10 जनवरी को जो कि अभी गया है उस दिन आप विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हम 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हिंदी का विश्व में पहला अधिवेशन हुआ था 1975, 10 जनवरी 1975 को नागपुर में। इसलिए 10 जनवरी को हम प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है? तो आपको बतानी है कि किस काव्य के, किस काव्य के लिए कहा गया है कि वो ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है। तो वो है हमारी महाकाव्य। कौन? महाकाव्य। रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? सभी दोस्त बताएंगे कि रेहन पर रघु किस विधा का उपन्यास है। बताइए, तब तक मैं पानी पी लूं। सभी दोस्त बताइए कि ये किस लेखक की रचना है। देखिए, रेहन पर रघु लेखक का उपन्यास है, तो ये है आपका काशीनाथ काशीनाथ सिंह का यह उपन्यास है। ठीक है। लाल कवि की प्रसिद्ध रचना छत्र प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? देखिए, लाल कवि जो थे, लाल कवि, उनकी रचना है छत्र प्रकाश। वह किस भाषा में लिखी गई है वो आपको बताना है। तो बुंदेली भाषा में वो लिखी गई है। ठीक है, किस भाषा में? बुंदेली भाषा में। मैथिली शरण गुप्त की जो यशोधरा है, वो का काव्य आपको बताना है। पद काव्य है, चंपू काव्य, कविता या फिर गद्य काव्य है। देखिए, गद्य काव्य तो होगा ही नहीं, ठीक है, और कविता वह है नहीं, और चंपू काव्य जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है यशोधरा, वो किस भाषा में लिखी गई है? चंपू काव्य में। सुगृहणी कहाँ प्रकाशित हुई? सुगृहणी आपको बतानी है कहाँ पे प्रकाशित हुई थी। रतलाम, शिवपुरी, जबलपुर या फिर शहडोल। तो एक जबलपुर में आपकी सुगृहणी जो वो प्रकाशित हुई। ठीक है। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? कई बार पढ़ चुके। पद्मावत जायसी जी की रचना है। किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। ठीक है। निम्न में से सही जोड़ा चुनिए। ठीक है, आपको सही जोड़ा चुन के बताना है कि कौन सा सही है। जयशंकर प्रसाद यामा जी की, यामा जो है क्या वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है? नहीं। यामा किसकी रचना है? महादेवी। महादेवी वर्मा जी की रचना में यदि कोई रचना उनकी है। के बाद नासिरा शर्मा भी त्रियाहट उनकी रचना नहीं है। उनकी रचना है कागज की नाव। नासिरा शर्मा जी की रचना है कागज की नाव। लेकिन सुमित्रा नंदन पंत की रचना है चिदम्बरा। चिदम्बरा किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। तो डी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। जिंदगी नामा, जिंदगी नामा के आपको लेखक बताने हैं कौन है? ना सोबती, केदारनाथ, केफी आजमी या फिर कालिदास। कालिदास तो देखे होंगे नहीं जिंदगी नामा के लेखक, क्योंकि ये उनके बाद लिखी गई थी। और कृष्णा शोभती के लेखक, नामा के लेखक शोभती। मुक्तिबोध के लिए जितेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए, मुक्तिबोध, मुक्तिबोध किसकी रचना है? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। मुक्तिबोध के रचनाकार कई बार डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है। तो मुक्तिबोध के रचनाकार कौन है? जितेंद्र कुमार है। ठीक है, अब ये आपको बताना है कि इस के लिए उन्हें कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, मंगला प्रसाद पुरोहित की, या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार।
तो इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सा पुरस्कार था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। सन 1973 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? देखिए, आलोक पर्व नाम तो सुना हुआ सा लग रहा है ना? सुना हुआ सा नहीं लग रहा है, पिछली क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, तो आलोक पर्व मुझे बताएंगे, देखिए किसकी रचना है? जारी, अब कई बार तो है आपका हजारी पर्व। तो ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही उत्तर होगा, आलोक पर्व उनकी रचना है। एक बार सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में उनकी सभी रचनाएं छाप दीजिए। पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं उनकी सभी रचनाओं के बारे में, सभी दोस्त बताएंगे उनकी सारी परिचित रचनाएं। बिल्कुल बिल्कुल छापिए आप जल्दी जल्दी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी कृति 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? अमृत राय की कौन सी कृति? देखिए, कई 1963 में उसे सम्मानित किया गया है, किस पुरस्कार से? साहित्य अकादमी पुरस्कार से। तो आपको बताना है कि अमृत राय की वह कौन सी जीवनी है? प्रेमचंद, कलम का सिपाही, राग दरबारी, निराला की साहित्य साधना या फिर मुक्ति बोध। तो प्रेमचंद्र कलम का सिपाही। कई लोग तो कहेंगे कि प्रेमचंद कलम का सिपाही जरूर प्रेमचंद जी की रचना होगी, लेकिन नहीं, वो अमृत राय जी की रचना है। और 1963 में, इसमें 1963 में उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस आकृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में लिखी गई थी? नागार्जुन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपको ये भी याद रखना है, वो किस भाषा में लिखी गई थी? मैथिली, संस्कृत, हिंदी या फिर प्राकृत? तो मैथिली भाषा में उसे लिखा गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिव मंगल शिव सुमन की रचना मिट्टी की बारात, तो उनकी एक रचना है मिट्टी की बारात, किस विधा की थी? देखिए, अब पूछ लिया ना, विधा बताना है आपको कि वो उपन्यास था, नाटक था, कथा था या फिर काव्य था। बताइए अब सभी। विधा ऐसे ही पूछता है, ये सभी विधा है, उपन्यास भी विधा है, नाटक भी विधा है, कथा काव्य ये सभी विधाएं हैं। लेकिन जो आपके शिव मंगल सुमन ने लिखी थी मिट्टी की बारात, वो किस विधा की रचना है वो आपको बताना है। तो वो है काव्य विधा की रचना। किस विधा की रचना है? काव्य विधा की वो रचना है। आगे चलते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रारंभ कब हुआ? अब ये इतनी देर से हम साहित्य अकादमी पुरस्कार पढ़ रहे थे, लेकिन अब आपको बताना उसका प्रारंभ कब हुआ। 1947, 1950, 1954 या फिर 1960? तो 1954 में उसका प्रारंभ हुआ था, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। महादेव वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? एक तो यामा पे उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? हिंदी साहित्य का पुरस्कार, सॉरी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उन्हें 1982 में। ठीक है, यामा उनकी रचना थी। इसमें आपको बताना है उन्हें नीरजा यानी के लिए भी उन्हें पुरस्कार मिला हुआ है। तो वो नीरजा पे कौन सा उन्हें पुरस्कार मिला है? त्रिवेदी पदक, ज्ञानपीठ, सरिया पुरस्कार या फिर भारत भारती? देखिए, भारत भारती तो रचना है किसकी? मैथिली शरण गुप्त की। ज्ञानपीठ उन्हें यामा पे मिला हुआ है। द्विवेदी पदक इसमें अभी है नहीं। तो सरिया पुरस्कार जो था वो महादेवी वर्मा जी को नीरजा पे मिला था। ठीक है, आप सभी मुझे एक बार बताइए कि उनकी कुछ रचनाएं मुझे बताइए। दीपशिखा किसकी रचना है? अग्नि रेखा बताएंगे सभी। अग्नि रेखा, यामा, और कांधे की, सभी किसकी रचनाएं हैं? महादेवी की रचनाएं हैं। ठीक है, तो नहीं करनी है। आगे चलते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को उसकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है? महादेवी सॉरी माखनलाल चतुर्वेदी जो थे उनको किस कृति पर साहित्य अकादमी, देखिए पहले तो ये क्लियर हो गया कि माखनलाल चतुर्वेदी जो थे उन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। अब किस कृति पे मिला है वो आपको बताना है। तो हिम तरंगिनी, साहित्य देवता, युग चरण या फिर हिम कटरीनी? तो हिम तरंगिनी जो थी उनकी रचना माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना थी, जिन्हें उनपे कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 1982 में किसको मिला था? कितनी बार तो बता दिया।
महादेवी वर्मा जी को मिला था। किस पे मिला था? यामा। यामा जो उनकी रचना थी, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो अगला प्रश्न है, अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? अब अज्ञे जी की बात आ रही है। तो ये भी हो चुका है हमारे कितनी बार, में कितनी बार। सभी दोस्त अज्ञे जी की सारी रचनाएं मुझे एक बार बताएंगे। सभी दोस्त कमेंट करके बताएंगे कि अव्य जी की कौन कौन सी रचनाएं आप जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं, प्रवासी के गीत है, प्रवासी के गाए हैं, अज्ञे जी गाए हैं। अच्छा जी, सात सप्तक, आप चार रचना है, ये सभी आपकी अज्ञे जी की रचना है। सात सप्तक तो प्ले करता है, मतलब महत्वपूर्ण। किस भाषा के लिए 1995 1985 में साहित्य के एमटी एमटी वासुदेव वरन नायरन को ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया था। तो कन्नड़ थी, मलयालम थी, तमिल थी या फिर उर्दू थी? मलयालम जो भाषा थी, ज्ञानपीठ से 1995 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? अब देखिए, आपने जितनी भी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचनाएं थी, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रचनाएं थी, वो सभी आप जान चुके हैं। अब आपको इनमें से बताना है कि ऐसी कौन सी रचना है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। श्यामा महादेवी वर्मा है, उर्वशी उर्वशी बताएंगे, रामचंद्र शुक्ल वर्मा है, और चिदम्बरा, लेकिन बनी हुई रस्सी से कोई भी जो पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। बाकी जो रचनाएं हैं आपकी, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, करते हैं। जैनेन्द्र कुमार को किस रचना को हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जैनेन्द्र कुमार काफी प्रसिद्ध लेखक थे जैनेन्द्र कुमार हिंदी साहित्य में, और अपना हर एक का किसी ना किसी का रोल प्ले रहा है हिंदी साहित्य में। खैर, तो आपको इनकी रचना बतानी है। जैनेन्द्र कुमार जी की कौन सी रचना थी? हिंदुस्तानी मिला हुआ है। देखिए, आपके हिंदी में ही हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार भी दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो उनकी वो रचना थी परख, जिससे उन्हें हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला। जैनेन्द्र कुमार जी की है रचना थी परख। भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला था? भारत भारती भी देखिए एक पुरस्कार है, और भारत भारती ये के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ये तो आपके पुरस्कार की बात की जा रही है, लेकिन वो एक रचना भी है मैथिली शरण गुप्त जी। तो भारत भारती पुरस्कार जो सबसे पहले मिला था वो महादेवी। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि महिलाओं में भारत भारती पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? तो किसको दिया गया था? महादेवी वर्मा जी को दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते। किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्या था सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार? बताएंगे सभी, किसको यह पुरस्कार दिया गया था? देखिए, सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था, इसे दिया गया था। ठीक है, 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड लिटरेरी अवार्ड जो था 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका कौन थी? बताएंगे सभी। तो मैत्रेयी पुष्पा जो थी, वो वह महिला थी जिन्हें शार्क लिटरेरी अवार्ड 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला थी। ठीक है, प्रेम में भगवान रचना के लिए जिनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए, प्रेम में भगवान किसकी रचना है? जिनेंद्र कुमार जी की रचना। तो उन्हें इस बात के लिए, लिखने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, देव पुरस्कार या फिर व्यास सम्मान? तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। इस रचना प्रेम में भगवान जिनेंद्र कुमार जी की रचना के लिए उन्हें भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, हिंदी अकादमी का शलाका पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया? शलाका पुरस्कार हिंदी अकादमी का ही ये पुरस्कार है, शलाका पुरस्कार। तो सबसे पहले जो दिया गया था डॉक्टर रामविलास दिया था, किसको दिया गया था? रामविलास शर्मा जी को।
निम्नलिखित में से कौन सी पद्मश्री प्राप्त कथाकार हैं? पद्मश्री प्राप्त, पद्मश्री किसको प्राप्त है? सभी दोस्त बताएंगे एक बार जल्दी से। पद्मश्री किसको प्राप्त है? सभी बताइए। पद्मश्री आइए देखिए, पद्मश्री प्राप्त कथाकार आपको बतानी है मालती जोशी, हरिशंकर परसाई, द्विवेद महा महादेवी वर्मा या फिर डॉक्टर विनाश। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपका मालती जोशी को यह मिला है, तो महादेवी वर्मा दो कथाकार हैं जिन्हें आपका कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ठीक है। साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था? वो आपको बताना है। साकेत पे कौन सा पुरस्कार उन्हें दिया गया था? साकेत पर कौन सा पुरस्कार दिया गया था उन्हें? ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया था। ठीक है। और ये है हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न। आप सभी कमेंट करके बताएंगे इस अंतिम प्रश्न का उत्तर। अंतिम प्रश्न का उत्तर आप सभी बताएंगे क्या है जी। बताएंगे सभी। हाँ देखिए, साकेत के लिए उन्हें ज्ञानपीठ दिया गया, साकेत के लिए उन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। थोड़ा मिस्टेक हो गई, सॉरी। और तो आपके पद्म, क्योंकि ये तो इन्हें पद्मश्री मिला था, ठीक है, ये भी गलत हो गया। पद्मश्री जो पुरस्कार मिला था वो आपको हरिशंकर परसाई और डॉक्टर विधानिवास मिश्र को मिला था, यानी कि ऑप्शन बी और डी सही होगा। पद्मश्री से सम्मानित जो दो व्यक्ति थे वो आपके हरिशंकर परसाई और डॉक्टर विधानिवास थे। के लिए तो ये था हमारा अंतिम प्रश्न। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए दिया जाता है, वो आपको बताना है। तो समाज सेवा, सिनेमा, विज्ञान या फिर साहित्य। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके साहित्य के लिए दिया, के लिए साहित्य के लिए आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। तो यही थी हमारी आज की क्लास। हमने सेट 2 को भी बहुत अच्छे से कवर किया। अपने 50 क्वेश्चन हमने सोल्व किए कम समय में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। थोड़ा स्पीड रखना पड़ता है देखिए दोस्त, क्योंकि हमें 50 क्वेश्चन हल करने होते हैं और कुछ नया भी सीखना होता है। ठीक है। इसी के साथ आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। आपको क्लास कैसी लगी, सेशन करने में मज़ा आ रहा है या नहीं, साहित्य आपको कैसा लग रहा है, हिंदी जो इतनी बड़ी कहानी थी साहित्य की वो आपको कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब हमारे 2 प्रैक्टिस सेट बचे हुए हैं, 2 हम कर चुके हैं, 2 में और हम हिंदी साहित्य की कहानी को जानेंगे। ठीक है। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तक जय हिंद, जय भारत।